India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया घोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं नजर हेडलाइंस पर। मध्यस्थता करने वाले जजों के साथ फीस पर सौदेबाजी के लिए सुप्रीम कोर्ट के ओएनजीसी को लगाई फटकार। कहा, आप कर रहे हैं जजों का अपमान। अटॉर्नी जनरल को हस्तक्षेप करने को कहा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एल्गार परिषद मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत आरोप पत्र दाखिल नहीं होने पर मिली राहत। अभी रिहा नहीं होंगी सुधा। 8 दिसंबर को एनआईए कोर्ट में पेश होने का निर्देश। रोगियों की सर्जरी के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर की उपलब्धता को अस्पताल की लापरवाही का वैध आधार नहीं माना जाए। चिकित्सा लापरवाही मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 2019 जामिया दंगा मामले में आरोपी शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। शर्जील पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। India Legal presents Courts Roundup. बॉम्बे हाई कोर्ट ने एल्गार परिषद मामले में वकील, कार्यकर्ता और आरोपी सुधा भारद्वाज को जमानत दे दी। अदालत ने भारद्वाज को इस आधार पर जमानत प्रदान की कि उनके खिलाफ निश्चित अवधि में आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ, इसलिए वो जमानत की हकदार हैं। हालांकि अभी उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी क्योंकि उनकी जमानत की शर्तें तय नहीं हुई हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय करने के लिए 8 दिसंबर को सुधा भारद्वाज को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में डिफॉल्ट जमानत दी है। हालांकि मामले में गिरफ्तार 8 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। जिनकी जमानत खारिज हुई है उनमें सुधीर देवाले, डॉक्टर पी वर्वरा, रोना विल्सन, सुरेंद्र गार्डलिंग, शोमा सेने, महेश राउत, वर्नर गोंजाल्विस और अरुण फेरेरा शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जब तक जांच एनआईए को नहीं सौंपी जाती तब तक जांच से संबंधित कार्रवाई नियमित अदालतों के समक्ष जारी रह सकती है। एनआईए की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के 2 हालिया फैसलों के मद्देनजर आदेश के संचालन और क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि अदालत ने ये कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि वह पहले ही अपने आदेशों पर विचार कर चुकी है। याचिकाकर्ताओं ने ये दलील दी कि पुणे सत्र न्यायालय ने 2018 और 19 में उनके खिलाफ मामले का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत नहीं थी। उन्होंने दलील दी कि एनआईए एक्ट के तहत केवल एक विशेष अदालत को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत अपराध करने वालों के मामले की सुनवाई करने की अनुमति दी गई थी। आरोपियों की ओर से कहा गया कि पुणे पुलिस को 2018 में चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति देने और बाद में 2019 में 1800 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश शून्य होगा। पीठ ने पहले कहा था कि हाईकोर्ट के रिकॉर्ड भारद्वाज के आरटीआई दस्तावेजों के अनुरूप थे, जो दर्शाता है कि पुणे के जज केडी वडा ने एनआईए एक्ट के तहत विशेष अदालत के जज के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका पर इसी साल 4 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जबकि बाकी 8 आरोपियों की बेल पर 1 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। मौजूदा मामले में केंद्र ने 24 जनवरी 2020 को ही एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा था। इससे पहले पुणे पुलिस मामले की जांच कर रही थी।
जब जज केडी वडाने ने 26 नवंबर 2018 को चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाया और 21 फरवरी 2019 को चार्जशीट का संज्ञान लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने ओएनजीसी या तेल और प्राकृतिक गैस निगम को खरी सुनाई है। मामला अवमानना नोटिस तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओएनजीसी के खिलाफ स्वता संज्ञान और टिबेशियन समिति के आदेश को ओएनजीसी द्वारा चुनौती देने पर लिया गया। सीजेआई जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस हेमा कोहली और 3 जजों की बेंच ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को पीएसयू से बात करने और मध्यस्थतों को भुगतान के मुद्दे को लेकर हल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम या ओएनजीसी को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ फीस पर सौदेबाजी के लिए कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि ओएनजीसी जैसे बहुत सारे पैसे वाले सार्वजनिक उपक्रम तुच्छ याचिकाएं दायर करते रहते हैं। वो मध्यस्थ की फीस के भुगतान पर मुद्दा उठाते हैं। सीजेआई ने ओएनजीसी को फटकारते हुए कहा कि आप खुद को समझते क्या हैं? समिति का आदेश आप जानते हैं, जजों की चिट्ठी भी आपके पास है, अब आगे आपकी क्या दलील है? आपके पास पैसा है तो आपके अंदर घमंड है और अहम भी बढ़ गया है, ये आपका तरीका दर्शाता है। सीजेआई ने कहा कि हम स्वतः संज्ञान लेते हुए आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चला सकते हैं। मामले को मध्यस्थों में से बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस एससी धर्माधिकारी द्वारा अदालत को लिखे गए एक पत्र के अनुसार सूचीबद्ध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी 2021 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय नारायण पटेल और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिवेक सजल वजीफदार को मध्यस्थों के पैनल में नियुक्त किया था। फिर उन्हें तीसरे मध्यस्थ का चयन करने के लिए कहा गया। न्यायमूर्ति वजीफदार ने कार्यभार संभालने में असमर्थता व्यक्त की थी और न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने उनकी जगह ली थी। न्यायमूर्ति धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति पटेल ने जब न्यायमूर्ति अनिल दवे को पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त किया। हालांकि ओएनजीसी के साथ शुल्क विवाद उत्पन्न होने पर न्यायमूर्ति दवे ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद जस्टिस पटेल और धर्माधिकारी भी इसी कारण से अलग हो गए, जिसके बाद जस्टिस धर्माधिकारी ने शीर्ष अदालत को पत्र लिखा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ओएनजीसी के खिलाफ ये स्वतः संज्ञान आर्बिट्रेशन समिति के आदेश को ओएनजीसी द्वारा चुनौती देने पर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में माना कि अब जब अन्य रोगियों की सर्जरी की जा रही है उस समय इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर की अनुपलब्धता अस्पताल की लापरवाही का वैध आधार नहीं हो सकती। जस्टिस हेमंत टी गुप्ता और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि गंभीर स्थिति में भर्ती कोई मरीज अगर सर्जरी के बाद भी जिंदा नहीं रह पाता तो दोष अस्पताल या डॉक्टर को नहीं दिया जा सकता, जिसने अपने साधनों के अनुसार हर संभव उपचार दिया। अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों से समय समय पर परामर्श किया गया है और उसी के मुताबिक उपचार में संशोधन भी किया गया है। उपचार के बावजूद यदि रोगी जीवित नहीं रह जाता तो डॉक्टरों को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के बावजूद डॉक्टर होनी को नहीं टाल सकते हैं। मौजूदा मामला बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर और उसके एक डॉक्टर के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दी गई शिकायत से जुड़ा है। आयोग ने 2010 तक एक आदेश में चिकित्सा लापरवाही और सेवाओं में कमी के कारण मृतक को ब्याज समेत 14 लाख भुगतान करने का निर्देश दिया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि डॉक्टर ने सर्वेक्षण के बाद मरीज की जांच नहीं की, उसके डीएसए टेस्ट और एंजियोग्राफी में विलंब किया गया। बाद में ऑपरेशन थिएटर की अनुपलब्धता के कारण इलाज में देरी हुई। दलील ये भी दी गई और तर्क दिया गया कि रोगी को अनुभवहीन डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया गया था, जिन्होंने गैंग्रीन का ठीक से इलाज नहीं किया। उन्होंने ब्लड फ्लो की पुष्टि के लिहाज से सर्जरी के तुरंत बाद रोगी से मुलाकात की। कोर्ट ने कहा कि सर्जरी में लापरवाही हुई है, ये दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है, केवल ये तथ्य कि डॉक्टर विदेश चला गया ये लापरवाही साबित नहीं करता। कोर्ट ने कहा कि आज की विशेषज्ञता की दुनिया में ये तर्क की सर्जरी करने वाला डॉक्टर को उपचार के अन्य पहलुओं के लिए जिम्मेदार होना चाहिए न्यायालय को प्रभावित नहीं करता है।
का बात अब किसान आंदोलन की, जिसको खालिस्तान से जोड़ने वाले कंगना रनौत के बयान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में आवेदक ने कहा कि वो कंगना रनौत के उस इंस्टाग्राम पोस्ट से बहुत आहत है जिसमें अभिनेत्री ने सिख किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बताया है। याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील चरणजीत सिंह चंद्रपाल ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि रनौत के बयानों का मकसद दंगा भड़काना और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। चंद्रपाल ने याचिका में कहा कि कंगना के पोस्ट सिखों को पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी तरीके से चित्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत की टिप्पणी देश की एकता के खिलाफ है और अभिनेत्री कानून द्वारा गंभीर सजा की हकदार है। वकील ने कहा कि अभिनेत्री की हरकतों को ना तो नकारा जा सकता और ना ही माफ किया जा सकता है। याचिका में भारत भर में कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज सभी लंबित एफआईआर को मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करने की मांग उठाई गई। याचिका में इन मामलों में सभी चार्जशीट 6 महीने में दाखिल करने और 2 साल में ट्रायल पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश देने के लिए मांग उठाई गई। याचिका में कहा गया है कि कंगना के सभी सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर किया जाए, भविष्य में उनके किसी भी पोस्ट को बिना सरकारों की अनुमति के ना दिया जाए। इसके अलावा याचिका में रनौत के ऊपर सभी एफआईआर मुंबई के खार थाने में ट्रांसफर करने की अपील की गई। इस मामले की जांच 6 महीने में पूरी हो, 2 साल के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करने की मांग भी उठाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका चरणजीत सिंह चंद्रपाल ने दाखिल की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2019 के दिल्ली दंगों के एक मामले में शर्जील इमाम द्वारा दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है जिसके कारण विभिन्न स्थानों पर राज्य में दंगे हुए। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने याचिका पर नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को तय की गई है। इमाम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े पेश हुए, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद भी पेश हुए। शर्जील इमाम को इस साल अक्टूबर में इस मामले में नियमित जमानत से वंचित कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि आग लगाने वाले भाषण के स्वर और टेनर का समाज की शांति और सद्भाव पर कमजोर प्रभाव पड़ता है। हालांकि अदालत ने देखा कि इमाम के खिलाफ सबूत कम और स्केच हैं। इससे प्रथम दृष्टया यह भी माना जाता है कि उनके भाषणों ने दंगे को उकसाया था। कोर्ट ने उसे ये कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि ये पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या भाषण धारा के तहत राजद्रोह का अपराध किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत और धारा 153A के तहत सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने वाले अदालत ने कहा कि दंगों को भड़काने के लिए अभियोजन पक्ष के मामले को अंतराल के साथ छोड़ दिया गया। इसे अनुमानों और अनुमानों से नहीं भरा जा सकता। कोर्ट ने ये कहते हुए इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया कि ये मुद्दे की क्या उक्त भाषण आईपीसी की धारा 124A में दायर की जाएगी या नहीं, एक उपयुक्त स्तर पर गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। मामले की सच्चाई ये है कि 15 दिसंबर 2019 को पुलिस को जामिया नगर के छात्रों निवासियों द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन के संबंध में जानकारी मिली थी। यह आरोप लगाया गया था कि भीड़ ने सड़क पर यातायात की आवाजाही को अवरुद्ध कर दिया था। भीड़ ने सार्वजनिक निजी वाहनों और संपत्तियों को लाठी, पत्थर और ईंटों से नुकसान पहुंचाना शुरू किया। इमाम के खिलाफ विशेष आरोप यह है कि उन्होंने सीएबी और एनआरसी को लेकर उनके मन में डर का माहौल पैदा कर दिया, एक विशेष धार्मिक समुदाय के खिलाफ, सरकार के खिलाफ भड़काया। अभियोजन पक्ष के अनुसार इमाम द्वारा दिए गए उक्त भाषण देशद्रोही, सांप्रदायिक और विभाजनकारी प्रकृति के थे और विभिन्न धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने एडवोकेट अमित साहनी द्वारा दायर एक जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें मूल मुकदमों के निर्णय के लिए सिविल जजों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की मांग की गई। सिविल जजों का वर्तमान में अधिकतम आर्थिक क्षेत्राधिकार 3 लाख रुपए तक का है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने शुरुआत में कहा कि 3 लाख एक बहुत मामूली राशि है। मुख्य न्यायाधीश ने पक्षकार को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक समिति इस मुद्दे पर निर्णय करेगी और उसके बाद ये उनकी मंजूरी के लिए आएगी। मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा कि हम प्रशासनिक पक्ष पर देखेंगे। हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक समिति के साथ काम कर रहे हैं। न्यायालय ने प्रतिवादी को याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेने के निर्देश के साथ मामले का निपटारा किया। हालांकि कोर्ट ने निर्देश को समयबद्ध करने से इंकार कर दिया। साहनी ने अपनी याचिका में कहा कि सिविल जजों का वर्तमान में अधिकतम आर्थिक क्षेत्राधिकार 3 लाख रुपए तक का है, जो कि बेहद कम है। साहनी ने कहा कि वहीं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के पड़ोस में जिला न्यायालय असीमित आर्थिक क्षेत्राधिकार का आनंद लेते हैं। आगे ये भी कहा गया कि यदि सिविल जजों की आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाकर 20 लाख से 30 लाख रुपए किया जाए तो जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों पर बोझ कम पड़ेगा।
इसी तरह हाईकोर्ट का बोझ भी कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे मामलों से उत्पन्न होने वाली अपीलें हाईकोर्ट के बजाय एडीजी या जिला न्यायाधीशों के समक्ष दायर की जाएंगी। वहीं केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि केरल सेवा नियमों के भाग 1 के नियम 97 और 98 के तहत एक सरकारी कर्मचारी जो अपने निवास से कार्यस्थल की यात्रा के दौरान दुर्घटना का शिकार हो जाता है, विशेष विकलांगता अवकाश का हकदार है। मामले में याचिकाकर्ता हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका है, जिसका उस समय एक्सीडेंट हो गया था जब वो अपने घर से स्कूल जा रही थी स्कूटर पर सवार होकर। उसे गंभीर चोटें आई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि उसने नियम 1997 और 98 के संदर्भ में विशेष विकलांगता अवकाश के लाभ का दावा किया, लेकिन उच्च माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्रीय उपनिदेशक ने उसके दावे को खारिज कर दिया था। इसलिए उसने सरकार के समक्ष अपील की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब सरकारी आदेश को इस न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी गई तो सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के आवेदन को फिर से लेने और उस पर एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। हालांकि उसके दावों को इस आधार पर फिर से खारिज कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता की उसके निवास से स्कूल की यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान हुई दुर्घटना के रूप में नहीं माना जा सकता। इसी चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने अदालत का रुख किया है और एकल न्यायाधीश ने पाया कि काम पर जाते समय उसे जो चोट लगी थी उसे उसके रोजगार के परिणाम स्वरूप हुई चोट के रूप में देखा जाना चाहिए था। प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता द्वारा आवेदित विशेष विकलांगता अवकाश स्वीकृति करने का निर्देश भी दिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादियों ने अपील दायर की। वरिष्ठ सरकारी वकील एजे फर्गिस ने हवाला देते हुए नियम का कहा कि याचिकाकर्ता को लगी चोट को या तो उसके आधिकारिक कर्तव्यों के उचित प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप या उसके आधिकारिक पद के परिणाम के रूप में देखा नहीं जा सकता है। कोर्ट ने नोट किया कि स्वीकृत अवकाश के प्रकार में अंतर केवल उस अवधि के संबंध में है जिसमें एक कर्मचारी अनुपस्थित रह सकता है और मौद्रिक लाभ जिसे कर्मचारी को उक्त अवधि में दिया जाएगा उसके संबंध में हो सकता है। अदालत ने इस तरह की व्याख्या पर विचार किया। एक कर्मचारी को अपने निवास से कार्यस्थल की यात्रा के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया, उसे नियमों के दायरे में शामिल किया जाएगा। ऐसे में अपील को खारिज कर दिया गया। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.